आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जब हम कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहे थे, तब एक्सपर्ट्स तीसरी लहर के लिए चिताने लगे थे। आशंका जताई जा रही थी कि अगस्त तक भारत में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है। अगस्त पार करके हम दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने मई के बाद यानी दूसरी लहर के बाद कोरोना के मामलों में गिरावट ही देखी है। दूसरी लहर के पीक पर मई में हर रोज करीब 4 लाख कोरोना केस आ रहे थे और अब पूरे देश में 10,000 या उससे कम केसेस दर्ज हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी हम बेहतर कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश की ज़्यादातर एलिजिबल आबादी को कोरोना की एक डोज लग चुकी है और शायद यही सब वजह हैं कि अब कोरोना का डर नहीं रहा। सरकारों ने भी लगभग सारी पाबंदियां हटा ली हैं और अब आपको बाजारों में बिना मास्क टहलते लोग आराम से दिख जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का वीकली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां आपको मिलती है कोरोना से जुड़ी वो हर अपडेट्स जिसे आपका जानना जरूरी है। आपको याद हो तो दूसरी लहर शुरू होने से पहले जनवरी फरवरी में भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि चलो भाई, अब हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर कोरोना ने अपना अनप्रेडिक्टेड होना प्रूव कर दिया। कोरोना एक नए रूप में आया और बेहिसाब तबाही मचाई। कोरोना तब डेल्टा वेरिएंट के रूप में आया था। दूसरी लहर के दौरान 80% कंफर्म केसेस में इसका बहुत बड़ा रोल था। अब एक बार फिर वैसी ही चिंताएं हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी मिली है। अफ्रीका में मिला है ये वेरिएंट। इस वेरिएंट को लेकर दुनिया में हड़कंप मच गया है। देश अपने दरवाजे बंद करने में लगे हैं। इस वेरिएंट का नाम है B.1.1.529. वैसे ये साइंटिफिक नाम है, याद करना तो मुश्किल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निकनेम भी रख दिया है, जैसे बीटा, डेल्टा जैसे नाम पहले के वेरिएंट्स के लिए रखा गया था। तो इस वेरिएंट का निकनेम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले 4 दिनों में 8 देशों तक पहुंच गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल हैं। WHO ने नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण एशियाई देशों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारत में साउथ अफ्रीका से कर्नाटक के बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए। इस दौरान दोनों को आइसोलेट कर दिया गया। इसी बीच खबर सामने आ गई, लगा कि तेजी से फैल रहा वेरिएंट कहीं भारत में भी तो नहीं आ गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार हरकत में आई। ये साफ किया गया कि दोनों संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है, दोनों डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हैं। तो ये हालत है इस वेरिएंट को लेकर। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया है। इस बीच पीएम मोदी ने 27 नवंबर को हुई 2 घंटे की मीटिंग में लोगों से अधिक सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में दी गई रियायत पर फिर से विचार करने के आदेश दिए हैं। आखिर क्यों है ये वेरिएंट इतना खतरनाक और इसे आने से किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, सुनिए IMA महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश बॉन्डवे को। दुनिया में जो वायरस फैला है, जो नया वायरस अफ्रीका से आया है, उसमें अगर भारत में प्रवेश कर दिया तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से वो जो नया वायरस है वो किसी भी वैक्सीन को थोड़ा भी उस पर असर नहीं होता और दूसरी तरफ से अभी तक 70% भारतीय लोगों का वैक्सीनेशन होना बाकी है। म्यूटेशन होता है तो आंतरिक बदलाव होता है और वो उस वायरस का जो भी उनके जो गुण रहते हैं वो बदल जाते हैं। उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ती है, उससे ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, उसमें जो लक्षण है वो भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उससे वो जो वायरसेस है वो म्यूटेट रहते हैं, वो पहले वायरस से जिससे म्यूटेट हुए हैं उनसे पैदा हुई एंटीबॉडीज़ पर उन पर काम नहीं करती, उससे भी वो निकल जाते हैं। तो ये सब म्यूटेशन के खतरे हैं। तो खतरा मोटा मोटी आप समझ गए। अब बात आगे की कि हम कितना तैयार हैं इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न किस बेसिस पर घोषित किया गया है। पूछा मैंने ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। देखिए, हमारे पास एक एक्सपीरियंस है डेल्टा वेरिएंट का। डेल्टा वेरिएंट अमरावती से निकला महाराष्ट्र में और उस समय जनवरी 2021 में जितने हमारे कोविड के केसेस थे उसमें सिर्फ 1% लोगों में डेल्टा था। वो 1% का बढ़ते बढ़ते
जुलाई के अंदर वो 99% हो गया, यानी 6 महीने के अंदर 1% से 99 हो गया। वो वहीं नहीं रुका, अगस्त में लगभग 100 कंट्री में पहुंच चुका था। और आज जो नवंबर चल रहा है, यहाँ पर पूरे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर जितने इन्फेक्शन है उसके अंदर 99% इन्फेक्शन डेल्टा के। तो एक डेल्टा ने इतना हवा किया है। डेल्टा होने के बाद जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है, पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी आया है, जो जिसको नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन एक ग्रीक लेटर है, 15th अल्फाबेट है ये ग्रीक का, और इस अपने सब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, थीटा और ये अभी ओमिक्रॉन, ये सब के सब ग्रीक अल्फाबेट यूज किए जा रहे हैं। अब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डिफरेंस क्या होता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई नया वेरिएंट आया तो हम लोग इंटरेस्ट से देखते हैं उसको, वेरिएंट को ऑब्जर्व करते हैं थोड़े दिन को, और उसके बाद में अगर कोई 3 या 4 उसके क्राइटेरिया है। नंबर 1, ये पहले वेरिएंट से क्या जो ओरिजिनल था अल्फा वेरिएंट बोलते हैं जिसको, उससे कितना गुना ज्यादा इन्फेक्शन दे रहा है। तो अगर अल्फा 1 को 1 इन्फेक्शन दे रहा था तो ये 1 को 2 दे रहा है, 1 को 3 दे रहा है, 1 को 1.6 दे रहा है, वो देखते हैं। तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है ये नए वेरिएंट की। दूसरा क्या देखते हैं कि जो वैक्सीनेटेड लोगों में भी आ रहा है क्या, तो उसको बोलते हैं इम्यून एस्केप, यानी वैक्सीन से भी एस्केप हो रहा है, वैक्सीन को भी रेजिस्टेंट है, तो वो भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया उसकी वजह से। और तीसरा देखते हैं कि ये ज्यादा बीमारी कर रहा है क्या, या ज्यादा लोग को मार रहा है क्या। तो तीसरा पार्ट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि 3 में से 2 पार्ट ऑलरेडी कंफर्म हो गए, इसलिए वो समझ रहे हैं कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और हो सकता है कि ये बढ़ेगा। अब ये फिलहाल साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका का जो ओरिजिनल था वेरिएंट, उसका नाम है एप्सिलॉन, और उसको म्यूटेट करते करते ये बन गया। अब ये साउथ अफ्रीका से बेल्जियम में आ गया, हांगकांग में आ गया, इजराइल में आ गया। तो ये 3, 4, 5 जगह आने से लोग कंसर्न हो गए कि ये जल्दी कहीं से भी दूसरी जगह जा सकता है। जी डॉक्टर, तो अब आगे क्या, जिस तरह से पूरी दुनिया अलर्ट हुई है, भारत ने भी सख्ती दिखाई है, लेकिन और क्या चीज़ें हैं जिनमें और बदलाव की ज़रूरत है और सख्त होने की ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा जो हम अभी कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? अब हमारे लिए कंसर्न क्या है, हमारे पास सेकंड वेव होने के बाद हम लोग लो पे चल रहे हैं। रोजाना हमारे हर हफ्ते केस देखते हैं तो 5-10%, 8%, 10% कम हो रहे हैं केस। ऐसे हालात में वैक्सीनेशन ठीक है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा नहीं है। वैक्सीनेशन जो प्रमाण में जो स्पीड में हो रहा था 1 महीने पहले, अभी इसकी स्पीड कम हो गई है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ गई है। ऐसे हालात में हम लोग को सतर्क रहना जरूरी है। तो हमने सजेस्ट क्या किया, एक तो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर को चेक करो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि हम जो वो उन कंट्री से आने वाले फ्लाइट को हम देखेंगे, ये गलत स्ट्रैटेजी है। वही स्ट्रैटेजी हमने 2020 के शुरुआत में रखी थी कि जो फ्लाइट चाइना से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, सिंगापुर से आ रहे हैं, उसको हम गार्ड कर रहे हैं। लेकिन चाइना का इंसान अगर कोई दूसरे कंट्री से होके आ रहा है, उसको हम गार्ड नहीं कर रहे। उसी ढंग से अगर कोई इजराइल या बेल्जियम या हांगकांग या साउथ अफ्रीका का इंसान दुबई होके आता है, अबू धाबी होके आता है, लंदन होके आता है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, खाली ये 4 कंट्री को देखेंगे, ये गलत स्ट्रैटेजी है। आज हमें क्या जरूरत है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर इतने ज्यादा खुले नहीं है, सिर्फ बबल फ्लाइट चालू है, तो हमें इतना हड़बड़ी में खोलने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम गार्ड करें। एक दूसरा, हमारा वैक्सीनेशन जो लोड चल रहा है उसके इश्यूज एड्रेस करें, जल्दी से जल्दी पूरा वैक्सीनेशन करें। तीसरा, वैक्सीन के वहां पे हम कहीं के अटक गए, जैसे हमारा ज़ाइकोव-डी 12 से 17 के लिए अप्रूव होकर 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली आया नहीं है। तो क्या हिचक क्या है, क्यों नहीं दे रहे? तो हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं, एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं, कौन एक्सपर्ट है वो? अगर DCGI ने अप्रूवल दे दिया है, अप्रूवल देके 3 महीने हो गए, तो आप 3 महीने तक क्या कर रहे हो? और चौथा बात यह है कि जो दूसरे वैक्सीन है जो अभी ट्रायल चालू है बच्चों के, जो 2 से 18 के या 2 से 12 साल की उम्र के ट्रायल चालू है, उसको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकली किया जाए, उनको लाइसेंस किया जाए। तो ये करने से क्या होगा, वैक्सीनेशन अच्छा होगा। इसके सिवा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारे पास जितना वैक्सीन एक्सेस है और बना सकते हैं, हम लोग पूरा एक्सप्लॉइट करें, और ये अफ्रीका को और जिन कंट्री में वैक्सीनेशन 5% से कम है उनको पहुंचाए। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तक हमारे पड़ोसी सुखी नहीं है, हम सुखी नहीं हो सकते। जब पड़ोसी वैक्सीनेटेड होंगे तभी हमको इम्यूनिटी आएगी, नहीं तो नए नए वेरिएंट बनते जाएंगे। तो हमारा काम, ये दायित्व बनता है कि जिन कंट्री को, जो पुअर है, मिडिल इनकम कंट्री है, जिनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है,
जिनको यूरोप और अमेरिका वैक्सीन नहीं दे रहा है, वो वैक्सीन को सड़ा रहे हैं, वैक्सीन को एक्सपायर कर रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं, तो ये दायित्व सिर्फ भारत का बनता है, क्योंकि भारत के पास कैपेसिटी है, तो हम लोग उनका वैक्सीनेशन करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न छोड़ें। अभी अभी हाल में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट किया है 2-3-4 दिन पहले कि मध्य प्रदेश में जब आते हो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे अगर दावे हम करेंगे, अपने आप को मैच्योर समझेंगे, अपने आप को कोविड से मुक्त समझेंगे, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जी, डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और इसके कंट्रोल के लिए हमें एक गुड सर्विलेंस सिस्टम की ज़रूरत है। अब चूंकि 1-1.5 साल हो गया है डॉक्टर इस वायरस से लड़ते हुए, तो इस मामले में हम कितने तैयार दिखते हैं? देखो, सर्विलेंस 2 नमूने का है। एक तो बाहर से आता हुआ वायरस को रोक दे, और दूसरा ऑलरेडी आ गया होगा, क्योंकि हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग में अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है। 15 दिन के बाद में जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता चलेगा कि उसमें कोई ये वेरिएंट आया कि नहीं आया। हमारे यहाँ आया तो उसके साथ कैसा बर्ताव करें। इन्हें 2 तरीके अलग अलग है, इंटरनेशनल को और हमारे डोमेस्टिक में। दूसरी चीज ये है कि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट फ्यूड है। हम लोगों ने हमारे दृश्य के सामने जो ऑक्सीजन के हालात में लोग मर गए, ऑक्सीजन के शॉर्टेज से, मेडिकल केयर के शॉर्टेज में लोग मर गए, बेड नहीं मिल रहा था, और हर किसी को आइदर दे आर इन्फेक्टेड और अफेक्टेड। यानी मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा इंसान है कि जिसके परिवार में, जिसके फ्रेंड सर्कल में किसी की डेथ नहीं हुई है या कोई कोविड से हताहत नहीं हुआ है। तो ये सब हम भूल गए। और अभी आप कहीं भी ट्रैवल करो, मैं इस महीने 3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, मध्य प्रदेश में और 2 कर्नाटक में। हम जब मास्क लगाते हैं तो अपने को ऑन एंड आउट पाते हैं, कोई मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हर होटल में लिखा है कि मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, हर जगह लिखा है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये जो लोअरिंग ऑफ द गार्ड है, हम ये नहीं चाहते कि सब SMS की पूरी पालन हो और सब लोग करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मंदिर में नहीं चलेगा, पिलग्रिम प्लेस में नहीं चलेगा, शादी में नहीं चलेगा, लेकिन मास्क तो चलेगा। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप अपने आप को 98% प्रोटेक्ट करते हैं, और वैक्सीनेट होते हैं और वैक्सीनेशन मास्क है तो नियरली 99% प्रोटेक्टेड है। तो आप क्यों नहीं कर रहे? और क्या इसमें बड़ा रॉकेट साइंस है लोगों को कि बहुत तकलीफ हो रही है, आपको एस्पेक्सिया हो रहा है, आपको सांस नहीं ले पा रहे, ऐसा तो कुछ है नहीं। और मास्क भी अलग अलग तरीके के निकल गए, फैशन के मास्क है, कपड़े के मास्क है, आपके कपड़े को मैच करने वाले मास्क है, तो मास्क लगाने में क्या शर्म है? इस वेरिएंट को लेकर या अब तक जिन वेरिएंट की खबरें आई हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन पर जोर देने की बात कही गई है हमेशा से। आपने जैसे कहा भी कि वैक्सीन की उतनी अच्छी कवरेज नहीं है देश में, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भी साउथ अफ्रीका से लेकर कई देशों ने वैक्सीन पर फोकस बढ़ा दिया है। तो भारत की अगर हम बात करें तो अभी जिस पेस से वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें अभी किन बदलावों की ज़रूरत है? सिर्फ भारत में लोग ट्रेडिशनली डंडे को मानते हैं या झंडे को मानते हैं। तो झंडा का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, धर्म का झंडा, कोई भी झंडा, आप वो दोनों चीज एक्सप्लॉइट करो। और ये दोनों चीज यानी जहाँ पे लोग डर से वैक्सीन लेना चाहते हैं तो बताओ कि नया वेरिएंट आ रहा है, आप वैक्सीन से बचो, आपको 50, 60, 70% प्रोटेक्शन देगा। तो अगर हिचक कोई कारण से है तो उसको एड्रेस करो। दूसरी चीज, भारत सरकार ने जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, इनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। आज उस बात को 1 साल हो गया। 1 साल के बाद में 120 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। 108 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड और 12 करोड़ लोगों ने कोवैक्सीन। अभी तक उसको रेगुलर ऑपरेशन क्यों नहीं दे रहे आप? अरे आप सरकार की तरफ से लोगों की हिचक बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप जिस दिन उसको रेगुलर लाइसेंस देंगे लोगों को सेफ लगेगा। इमरजेंसी ऑथराइजेशन लोगों को लगता है इमरजेंसी है ही नहीं, मैं क्यों वैक्सीन लूँ? अभी तो कोरोना चल ही नहीं रहा है, पूरे हमारे शहर में 2, 5, 10 केसेस आ रहे हैं, यूपी में 15 केस आ रहे हैं, बिहार में 20 केस आ रहे हैं, मैं क्यों वैक्सीन लूँ? तो आप अगर जब बोलेंगे कि उसको आपका इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, वो ऑथराइजेशन मोड से बाहर निकल गया है, ये रेगुलर लाइसेंस है। दूसरा, जो आपने अभी तक नहीं किया वो करो। वैक्सीन आपको मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला में मिलता है, पार्किंग लॉट में मिलता है, कार में मिलता है, होम वैक्सीनेशन है, डॉक्टर के पास वैक्सीन नहीं है, नर्सिंग होम में वैक्सीन नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन सड़ रहा है, वो एक्सपायर होने के कगार पे है, तो वो वैक्सीन वहां से एक्सचेंज करो, नए नए लोग को रिक्रूट करो, डॉक्टरों का यूज करो, लोग पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए, मेडिकल सेमिनार करो, सरकार की तरफ से कुछ अपील करो। जहाँ पे धार्मिक आधार पे लोग लेना नहीं चाहते उनके धर्म गुरु को इन्वॉल्व करो। धार्मिक आधार पे आपके कश्मीर में 98% वैक्सीनेशन है, भिवंडी में 50% वैक्सीनेशन है।
दोनों जगह वही प्रॉब्लम है, तो क्या अगर एक ही रिलीजन दोनों जगह है तो क्या चीज से कश्मीर में लोगों ने वैक्सीन लिया है वो चीज को इधर इस्तेमाल करो भिवंडी में लेने के लिए। तो अगर हम लोग हर एक चीज बार एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि समझेंगे कि अलग अलग रिजल्ट आते जाएंगे, नहीं होगा। आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, इसका ट्रायल करते रहना पड़ेगा। और जो कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये वेरिएंट वैक्सीन को बीट कर सकता है, उसके असर को कम कर सकता है, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए वैक्सीन का जो इवोल्यूशन है वो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वो करते रहेंगे, नए नए वेरिएंट उसमें उसका एंटीडोट डालते रहेंगे। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो करंट टेस्ट है वो टेस्ट एप्सिलॉन को और ये नए जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन को टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पे एस्केप नहीं हुआ है, नहीं तो अगर वो पूरा एस्केप होता तो टेस्ट में जो जिसके इंसान को कोविड है फिर भी पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, तो वो हालत में अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन के 3 अलग अलग फायदे हैं। लोग खाली वो वैक्सीन एस्केप में जाएंगे तो लोग और हिचक बढ़ेगा। एक है 60%, 70%, 80% आपको इन्फेक्शन से रोकता है, और ये हमारे यहाँ के वेरिएंट को भी इन्फेक्शन होता है तो वो नए वेरिएंट से भी हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से या सीवियर इन्फेक्शन से 93% तक बचाता है, और आपको डेथ से 98% बचाता है। तो आपको जो 2 एंड प्रोडक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बीमारी को सीवियर नहीं होने देना है, आपको हॉस्पिटल को नहीं पहुंचाना है और आपको मौत के कगार पे नहीं रखना है, तो उसके लिए तो वैक्सीन काम कर ही रहा है। तो ऐसा चीज ये भी ओमिक्रॉन में भी नहीं बताया गया कि इस वायरस के वजह से जिन लोगों को वैक्सीनेशन लिया है उनके लोग ज्यादा मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, ये नहीं बताया गया। खाली उन लोग को इन्फेक्शन हुआ ये बताया गया। तो हमारे पास भी कोविशील्ड लिया उनको भी इन्फेक्शन हुआ है, कोवैक्सीन लिया उसको भी इन्फेक्शन हुआ है, mRNA फाइजर के लोगों ने लिया है अमेरिका का, उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम इन्फेक्शन के पैरामीटर से नहीं जाए, सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है। ठीक है, मॉडर्ना ने इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये राय दी है कि वो 2 बूस्टर शॉट पर काम करेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कितना इसको लेकर ऑप्टिमिज्म होना चाहिए देश में? 2 चीजें अलग अलग है। एक हमारे कंट्री के लिए इंटरेस्ट की या गरीब कंट्री के लिए इंटरेस्ट की क्या चीज है, और दूसरी दुनिया के लिए क्या जरूरी है। मॉडर्ना और फाइजर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे तो हमारे लिए वो बना हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल आ गया खजूर। हमें न मॉडर्ना मिला है न हमें mRNA मिला है। कोई इक्का दुक्का इंसान वहां जाके लेके आया होगा दुबई में या अमेरिका में, बात अलग है। तो हमें उनके रिसर्च का इतना ज्यादा फायदा आज नहीं है। हमें हमारे कंपनीज अगर वो इनकॉर्पोरेट करते हैं वो टेस्टिंग में भी और वैक्सीन में भी, तो हमें उसका फायदा है। दूसरी चीज, आज हमारे पास क्या है, हमारे पास केक है। लोगों को केक के ऊपर आइसिंग चाहिए, आइसिंग के ऊपर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट के ऊपर चेरी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को केक नहीं मिला उनको केक नहीं मिलने देना है। तो ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है। हमारे को जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है उनको पहले वैक्सीन पहुंचाना है, क्योंकि बूस्टर से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी 5-10% बढ़ती है, लेकिन जिसने वैक्सीन नहीं लिया उसको वैक्सीन देने से उसकी इम्यूनिटी 70% बढ़ती है। तो हमें 70% का गेन लेना है कि 2-3-5%, 10% के लिए फाइट करना है। ठीक है, बूस्टर का अपने मायने अलग है, बूस्टर का अपनी जगह अलग है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन लोग को बूस्टर लगेगा, लेकिन आज नहीं, हो सकता है जनवरी फरवरी के बाद। लेकिन आज हम बूस्टर की बात करके लोगों को गुमराह न करें। हम ये कोशिश करें कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज सेकंड डोज नहीं लिया उन्होंने ले, जिन एज ग्रुप में अभी तक वैक्सीनेशन अप्रूव हुआ है उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, जिनका अप्रूव नहीं है उनको अप्रूव करें, और जो एक्सेस हमारे पास वैक्सीन बना सकते हैं और पड़ा है जल्दी से जल्दी हम लोग ऐसे कंट्री में पहुंचाएं जहां वैक्सीनेशन की मात्रा सिर्फ 5%। तो ये थे डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। शुक्रिया डॉक्टर। कोरोना का वायरस कितने रूप बदलता है, किस वेरिएंट में आता है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बचाव है। जितना मुमकिन हो सके बचाव कीजिए। सिर्फ 45% लोगों को ही अब तक दोनों डोज लगे हैं। लोग 1 डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज लगवाने ही नहीं जा रहे हैं। आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, कम से कम ये तो आपके हाथों में ही है। और अब भी पब्लिक प्लेसेस पर जितना हो सके मास्क वाले कोरोना का नियम का पालन करिए। दूसरे लहर में जो हमने देखा, आगे ऐसा कुछ नहीं चाहते। फिलहाल आज के कोरोना कवरेज में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते रविवार को। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।